वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नोट्स। तो इससे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख चुके हैं और अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं? रिएक्शंस होते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब कोई भी मेटल है अगर, तो वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है वो हम देखेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ वो मेटल कैसे रिएक्ट करेगी। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेती है। तो देखो जैसे कि मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर, जब मैग्नीशियम हवा में जलती है, बर्न होती है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, इट विल गिव MgO। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 कैसे लग गया और यहाँ पे ये 2 क्या? इसको हम लोग ना बच्चों बैलेंसिंग बोलते हैं। बैलेंसिंग जो है वो 8th क्लास के सिलेबस में नहीं है, वो 10th क्लास के सिलेबस में है। तो ऐसा होता है, देखो ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम एक ही है, बट ऐसा नहीं होता है, तो हमें बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 करेंगे और इन दोनों के आगे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट में भी 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी मैग्नीशियम 2। तो हमें बराबर बराबर रखना होता है, यही होती है बैलेंसिंग। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनती है। एग्जाम्पल के लिए जब मैग्नीशियम को हम हवा में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से यहाँ पे एरो आएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड जब हम पानी में मिला देते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, MgOH का होल टॉइस। आप अगर 1% ये रिएक्शंस नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इसको भी याद कर सकते हैं कि भाई देखो, मेटल का जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जब हम मेटल ऑक्साइड, अब ये जो मेटल ऑक्साइड बन गया है, इसका जब हम पानी से रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड बन गया। देखो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, वाटर से करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि पानी हाइड्रोजन होता है पानी में और ऑक्सीजन होता है। तो मेटल का जब पानी के साथ रिएक्शन आप करोगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड ही तो बनेगा। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा वाटर से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। समझ में आ रहा है? एक और बताऊंगी, मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड। फिर उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड यहाँ बना था, इसका पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। बच्चों अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वीडियो पॉज करके दोबारा से बैक करके देखो, आ जाएगा समझ में। थोड़ा सा हल्का सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप समझ जाओगे, इतना भी कुछ नहीं, ईजी है। तो मेटल को आप जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इन नेचर। तो देखो आयरन जो है, जो लोहा होता है, उसका जब हवा में जो ऑक्सीजन होता है, हवा में ऑक्सीजन होती है और हवा में नमी भी होती है, यानी कि हवा में पानी भी होता है। तो जब आयरन का रिएक्शन हवा के पानी और नमी से होता है तो आयरन ऑक्साइड बनती है। Iron metal combines slowly with oxygen of air in the presence of water moisture to form a compound called iron oxide. This iron oxide is called rust. तो रस्ट जो यानी कि जो जंग होता है, लोहे पर लगता है जंग, हमें पता है कि लोहे पे जंग लगता है। तो लोहे पे जो जंग लगता है वो किसकी वजह से होता है? हवा में जो पानी और नमी होती है ना, उसकी वजह से ही लोहे पर जंग लगता है। तो आयरन वाटर और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाती है। 4Fe, ये देखिए ये वाली रिएक्शन है, ये आपके लेवल की से थोड़ी सी, मतलब जैसे कि 10th क्लास की है। तो आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं, वाटर को, आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Fe। तो आयरन का सिंबल आप लोग लिखेंगे Fe, आयरन के नीचे Fe, फिर वाटर H2O और ऑक्सीजन O2 और आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसका वो होता है फॉर्मूला। फिलहाल तो आपको ना कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? आयरन Fe2O3 और फिर इसके बाद हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि पानी भी है तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या होता है ना, ये जंग लग जाता है। Fe था,
अकेला आयरन था, आयरन पे ऑक्सीजन भी लग गया और पानी भी लग गया तो जंग बन गया, तो आयरन ऑक्साइड बन जाती है। ये वाली रिएक्शन अगर आपके क्लास में इस पे एम्फेसिस दिया जा रहा है तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 10th क्लास में 9th क्लास में आगे भी काम आएगी। केमिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भाई रस्टिंग कैसे होती है। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, तो पानी और हवा की वजह से लोहे पर जंग लगता है। अब कॉपर का रिएक्शन हमारी हवा के साथ कैसे होता है। इफ़ कॉपर ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कॉपर को, देखो हवा में ना नमी होती है, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पानी कहाँ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में ही तो होती हैं, तो पानी में ना नमी होती है, वो नमी हमारी मेटल्स को ख़राब करती है। इफ़ कॉपर ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर टू फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर ऑब्जेक्ट। तो रस्ट की जो कोटिंग होती है वो ब्राउन कलर की होती है, जो लोहे पर कोटिंग होती है, लोहे पर जो जंग लगता है। और कॉपर पर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। कोई कॉपर मेटल है तो उस पर हरे रंग का, जो तांबा होता है, तांबे पे आप तांबे के बर्तन हरे हो जाते हैं, तो तांबे का जो रस्ट होता है, तांबे का जब कोरोजन होता है तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो जो कॉपर है जब वो पानी के साथ, हवा के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर की कोट उस पर बन जाती है। ग्रीन कोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और ऑक्सीजन के साथ, तो ये मॉइस्ट एयर हो गई। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। यही हमारी ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर की। फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है याद रखना, जब कॉपर हवा पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनती है, ग्रीन कोटिंग बनती है कॉपर पर। अब सोडियम और पोटेशियम जो है वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जल्दी से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का सिंबल होता है Na और पोटेशियम का होता है K। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर, दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोडियम को और पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनको जलने से बचाने के लिए, मतलब अगर उसको सोडियम और पोटेशियम को आप हवा में रख देंगे तो उनमें बर्न आउट हो जाता है, उनमें आग लग जाती है, इसलिए उसको हम लोग जो है प्रिजर्व करके केरोसिन में बंद करके रखते हैं, केरोसिन में, ताकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करें, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, अभी हम लोगों ने मेटल्स का देख लिया, अब नॉन मेटल का। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और मेटल ऑक्साइड्स कैसी थी, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसी होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है एसिडिक। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। द एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड हो जाता है। देखो एसिडिक जो होती है, कोई भी चीज़ एसिड है ना अगर, तो अगर उसका हम लोग लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनती है, ये आपको याद रखना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो ऑक्साइड बनती है, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है किसी चीज़ का तो ऑक्साइड फॉर्म होती है। व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और ये एसिडिक ऑक्साइड होती है। क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो सल्फर ऑक्सीजन SO2 बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड थी इसलिए अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे सल्फर डाइऑक्साइड, यही एसिड रेन क्रिएट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक जो तो SO4 होता है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड
बन जाता है। सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड शोइंग दैट इट इज़ एसिड। ये एसिड होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन विद वाटर, तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ करें तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो अगर मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कोई भी अगर मेटल है और पानी है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती है, मेटल हाइड्रोक्साइड और पानी बन जाता है। सम मेटल्स रिएक्ट विगरसली इवन विथ कोल्ड वाटर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो ठंडे पानी के साथ भी बहुत विगरसली, बहुत ही तेज़ी से ठंडे पानी के साथ मेटल्स रिएक्ट कर जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, तो सोडियम ऐसी मेटल है जो ठंडे पानी के साथ भी बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर जाती है। सम मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर, एग्जाम्पल मैग्नीशियम। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, मैग्नीशियम। सम मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम, कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो भाप के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे कि जिंक और आयरन। सम मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड स्टीम, कुछ मेटल वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब याद करने के लिए एमसीक्यूज में वन वर्ड में आ सकता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट है। मेटल करती है रिएक्ट पानी के साथ, करती हैं। नॉन मेटल करती है, नहीं करती। फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बट फॉस्फोरस है वो बहुत रिएक्ट करता है। इफ फॉस्फोरस इज केप्ट इन ओपन एयर it reacts with the oxygen of air and catches fire. So in order to protect phosphorus from atmospheric air, it is stored in water. तो एक फॉस्फोरस, ये कुछ वो हैं एक्सेप्शंस होते हैं। तो फॉस्फोरस ठीक है, तो जो फॉस्फोरस है वो एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि जब हवा के साथ, मतलब जब रिएक्ट करती है, एक इस तरीके की नॉन मेटल है। फॉस्फोरस को अगर आप लोग हवा में रख देंगे ना तो वो फायर कैच कर लेगा, इसलिए हम फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखते हैं। फॉस्फोरस को पानी में, वाटर में रखते हैं ताकि वो हवा से रिएक्ट करके, मतलब आग ना लगा दे कहीं। तो फॉस्फोरस को इसलिए पानी में रखा जाता है, क्योंकि अगर पानी में नहीं रखेंगे फॉस्फोरस को, सीधे हवा में रख देंगे तो वो जलने लगेगा। रिएक्शन विद एसिड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं जब भी, तो क्या बनता है, नमक, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो किससे रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, इसको आपको अलग से एक पेपर पे नोट करना है कि मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, मेटल ठीक है एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। ये सब ना आपको एक अलग से पेपर पे लिखना है ताकि आपको याद रहे। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये होता है तो इससे बनता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल गिव ZnCl2 प्लस H2। ये सब पता है, यही सारा का सारा जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना 8th क्लास में, ये सेम टू सेम आपका 2nd चैप्टर है और 3rd चैप्टर है 10th क्लास का। अब भी से आप लोग को याद रख लेंगे तो आपको तब बहुत ईजी लगेगा। हाइड्रोजन गैस पुट्स ऑफ अ लाइटेड मैच स्टिक विद अ पॉप साउंड व्हेन इट बॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। तो हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है जब भी आप जिंक और मतलब मेटल और एसिड को आप रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस पॉप करके साउंड से निकलती है, ये हमें बताया गया है। जब भी आप रिएक्ट करेंगे मेटल का एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस होगी और पॉप करके करके साउंड निकलती है। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो जो कम रिएक्टिव मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो जो कॉपर मेटल होती है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। हाउएवर इट रिएक्ट विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बट नो हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूस्ड। तो कॉपर मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करती सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, मगर व्हेन इट रिएक्ट विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉपर जो है वो गर्म सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है मगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। तो नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। नॉन मेटल मस्त है ना, कितने सारों के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करती। तो नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है और हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करती। कुछ फूड आइटम्स जैसे कि
खट्टे फ्रूट्स जैसे सम सर्टेन फूड स्टफ्स लाइक सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज जूस, पिकल, अचार, चटनी, कर्ड, उसमें एसिड होता है। तो जब उसको आयरन या एल्यूमिनियम या कॉपर के कंटेनर में रखा जाता है, एसिड रिएक्ट इन दैम मेटल कंटेनर और स्लोली टॉक्सिक सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। दीज टॉक्सिक सॉल्ट कैन मेक अस सिक एंड डैमेज आवर हेल्थ। तो जो अचार होते हैं वो हमेशा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि कांच के डब्बे में, कांच में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं ना वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर कॉपर हो गया। कॉपर में तो अचार बिल्कुल नहीं रख सकते, वो जहर मतलब बन सकता है, क्योंकि कॉपर में खट्टी चीज़ें जहर का काम करने लगती हैं। इसलिए जो अचार या कोई भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो कांच के बर्तन में रखी जाती हैं, वैसे प्लास्टिक के बर्तन में भी आजकल रख लेते हैं। बेसिस के साथ रिएक्शन, all metals do not react with bases like sodium hydroxide. Some metals react with bases to form salts and hydrogen gas. तो कुछ ही जो है मेटल्स वो बेस के साथ रिएक्ट करती हैं, सारी नहीं करती हैं। मेटल और बेस सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मेटल एसिड के साथ भी सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और बेस के साथ भी। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, sodium hydroxide is a base. When aluminum is heated with sodium hydroxide solution, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म। तो एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। आप सिर्फ इतना भी याद रखेंगे ना आपके सिलेबस के लिए, तो इतना ही काफ़ी है, रिएक्शन की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल दिया गया है कि जिंक जो है वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलता है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, तो वो हमारे सिलेबस के बाहर है। रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ ज़्यादा कुछ नहीं होती हैं। मेटल्स की जो है बेसिस के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, बस यही हमें याद रखना है, उसकी रिएक्शंस याद रखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल का मतलब होता है कि कौन सी मेटल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, यही रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। सब मेटल्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं, कुछ रिएक्ट भी नहीं करती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम, ज़्यादा से कम की तरफ इस तरीके से बनाई गई है। तो द रिएक्टिविटी सीरीज, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है? पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और नीचे जाते जाते जैसे जैसे नीचे जाता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे कि मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, ये आपको याद रखना है। और हाईली रिएक्टिव सोडियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम, सोडियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दो आप ये याद रख लो। और लीस्ट रिएक्टिव में गोल्ड एंड सिल्वर, मरकरी याद रख लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि देखो आपने कोई चीज़ थी, केमिकल रिएक्शन हुई और कुछ चीज़ें बदल गई, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है अपने सॉल्ट सोल्यूशन में से, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देती है। जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, एडिंग आयरन नेल्स टू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो कि ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इसमें आपने लोहा जो है, एक लोहे की कील डाल दी, मतलब आपने क्या करा, कॉपर जो थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें आपने आयरन नेल डाल दिया। और जब जैसे आप उसमें आयरन नेल डालेंगे ना तो ये सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन देखो कॉपर से ऊपर है, यानी कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो आयरन है यानी कि Fe है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। कॉपर था और इसमें आयरन डाल दिया तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया और अपना जो है रंग चढ़ा दिया। तो आयरन क्योंकि मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके सोल्यूशन में से। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया, ये Fe प्लस CuSO4, FeSO4 और Cu बन गया। आप रिएक्शन याद कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर पूछी जाती है ना तो सबसे ज़्यादा यही एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट यही एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, इफ़ वी ऐड कॉपर मेटल, अगर हम कॉपर को आयरन सल्फेट में डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर आप डाल देंगे तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सॉल्ट सोल्यूशन जो है, मतलब जो भी सोल्यूशन है, अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल का है तो कम रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगी। ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देगी, बट कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को नहीं हटा पाती है।
If we add 1 or 2 zinc metal granules to copper sulfate solution, the blue color gradually disappears and solution become colorless due to the formation of zinc sulfate solution. Brown color is deposited. देखो जिंक और कॉपर सल्फेट था तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है. सिंपल, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, तो आप कोई भी रिएक्शन बता दोगे कि कौन सा रिएक्टिव मतलब कौन सा डिस्प्लेस होगा, कौन सा नहीं होगा. देखो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर होगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 बन जाएगा, क्योंकि कॉपर कम था रिएक्टिव तो जिंक कॉपर की जगह लग जाएगा. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया. तो जिंक और आयरन का अगर हम रिएक्शन करें तो भी जिंक रहेगा, क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव था. इसी तरीके से आयरन और जिंक सल्फेट था तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है जिंक से. यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आप कि आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है. आयरन देखो नीचे आ रहा है जिंक से, तो आयरन कम रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव होता है. जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले को नहीं हटा सकता, इसलिए कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं हुई. मेटल के यूजेस देख लेते हैं. मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ मेटल. मेटल जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये बर्तन वगैरह है ना में और पानी गर्म करने के बॉयलर्स में काम आते हैं. कॉपर मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के काम आती है और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के काम आती है. वायर किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं. एल्यूमिनियम मेटल जो है वो केबल वगैरह में काम आती है और एरोप्लेन में भी काम आती है. आयरन मेटल जो है वो आयरन जो कील वगैरह होती हैं, जो स्क्रू होते हैं या फिर रेलवे लाइंस बिछी होती हैं बस में, कार में, एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए लोहे का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. जिंक मेटल जो है वो गैल्वेनाइजेशन के काम आती है. जिंक मेटल गैल्वेनाइजेशन के लिए होती है और वो आयरन की रस्टिंग नहीं होने देती, जंग नहीं लगने देती. और कुछ मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर वो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं. मरकरी जो है वो थर्मोमीटर्स में काम आती है. नॉन मेटल्स के अगर हम लोग यूजेस देखें तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है और भाई सांस लेने के काम आ रही है. नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर्स में काम आती है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोरीन नॉन मेटल है जो कि जर्म्स को किल करती है पानी में. आयोडीन नॉन मेटल है और वो पर्पल कलर बनाने के काम आती है, टिंचर आयोडीन. ठीक है, और एंटीसेप्टिक का भी काम करती है. सल्फर फॉस्फोरस जो है क्रैकर्स में काम आते हैं. कार्बन नॉन मेटल है, वो ग्रेफाइट में, पेंसिल की लेड में, इलेक्ट्रोड्स में, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है. तो ये, और अब हम लोग मेटलॉइड्स देख लेते हैं. मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं. एग्जाम्पल है सिल्वर, जर्मीनियम, आर्सेनिक. ठीक है, मेटलॉइड्स ऐसी चीज़ ऐसे होते हैं जो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं. तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो मेटलॉइड्स हो जाते हैं. ये हम लोगों के पूरे चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं. थैंक यू.